यानी कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो रेशो है वाइट और रेड मसल फाइबर्स की वो बनी रहती है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मसल फाइबर्स फ्लेक्सिबिलिटी तय करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन तो चलते हैं, लेकिन उन ट्रेनिंग सेशन से मसल फाइबर्स की रेशो चेंज नहीं हो सकती। तो इसका आंसर जो होगा वो ड्यू टू हेरिडिटरी होगा, यानी कि सी जो ऑप्शन है आपका, थर्ड जो ऑप्शन है आपका, वो इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वी गेट डैश molecules of ATP, whereas during anaerobic respiration we get 2 molecules of ATP. Option 38, next 28, next 15. देखिए, ATP एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे शरीर में। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये, और रिजर्व एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में रहता है। तो यहाँ पूछा ये गया है कि जो एरोबिक यानी कि जिसमें ऑक्सीजन के साथ लगातार ऑक्सीजन लेते लेते हम काम करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के लगते हैं। और उसने खुद बता दिया है कि जब एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन के बिना हम काम करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स उसमें लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है 38, यानी कि नंबर 1। जब हम एरोबिक्स के साथ काम करते हैं तो 38 मॉलिक्यूल्स इसके यूज में आते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग ऑक्सीजन बाय द एक्टिव मसल्स इज कॉल्ड डैश, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें मसल्स जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं। और इसमें आपके जो ऑप्शंस दिए हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, अगला है ऑक्सीजन इनटेक और अगला है ऑक्सीजन अपटेक। तो इस थर्ड क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो है ऑक्सीजन अपटेक। क्या है? ऑक्सीजन अपटेक। आगे बढ़ने से पहले जरा इन तीनों टर्म को समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन ऑब्जर्व बाय मसल्स, यानी कि वो ऑक्सीजन, वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो मसल्स ने अपने भीतर ऑब्जर्व कर लिया है। दूसरा ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन इनटेक क्या होता है? ऑक्सीजन टेकन बाय लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों ने जितनी ऑक्सीजन ली है उसे हम ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं। और इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में वही है जो हम जितना इनहेल एक्सेल करते हैं वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। सो जैसा कि हमने जाना कि इसका जो हमारा आंसर था वो ऑक्सीजन अपटेक है, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया कि मसल्स ने जो एब्जॉर्ब की अपने भीतर ऑक्सीजन वर्किंग कंडीशंस में। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। लिसन केयरफुली, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन आवर डैश मूव फ्रीली। आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो है नंबर 1 नी, नंबर 2 एल्बो और नंबर 3 शोल्डर्स। यानी कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट जो फ्रीली मूव करते हैं वो हमारे शरीर के किस ज्वाइंट में, किस ज्वाइंट को हम कहते हैं? तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, शोल्डर्स। हमारे जो शोल्डर्स हैं उनमें ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का जो टाइप है ये रहता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ब्लड प्रेशर is at maximum pressure on vessels during the relaxation of heart। जी हाँ, तो जब हार्ट रिलैक्स मोड में है, या यूं समझें कि ब्लड प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर देता है हमारी वेसल्स के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो है डायस्टोलिक, नेक्स्ट सिस्टोलिक एंड नेक्स्ट बोथ ए एंड बी। देखिए, ये जानने के लिए हम लोग जरा इन टर्म्स को भी देख लेते हैं कि क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वर्किंग पोजीशन ऑफ हार्ट, यानी कि जब हार्ट काम करता है तब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टर्म हम बोलते हैं। जब हार्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी कि हमारी जो वेसल्स हैं उनके ऊपर कम प्रेशर होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं
डायस्टोलिक। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच, ये स्पेलिंग गलत हो रखी है बेटा यहाँ पे, ईच वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन पर मिनट, यानी कि सर्कुलेशन में जो पर मिनट हमारा ब्लड पंप होता है उस अमाउंट को क्या कहा जाता है। तो ये जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर 1 स्ट्रोक वॉल्यूम, नंबर 2 कार्डियक आउटपुट और नंबर 3 नन ऑफ दीज। चलो इसका जो आंसर है वो कार्डियक आउटपुट है, जो इसका आंसर है वो कार्डियक आउटपुट है। आइए अब जरा इन टर्म्स को भी जान लेते हैं, ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डियक आउटपुट क्या है। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट, ये कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि हमारे हार्ट ने जो ब्लड पंप किया है उस अमाउंट को स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कार्डियक आउटपुट, ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन पर मिनट। तो ये दोनों टर्म जान लेने के बाद हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि सिक्स्थ का जो आंसर है वो हमारा बी है, सेकंड नंबर का है कार्डियक आउटपुट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। डैश occurs when the muscles increase in bulk and size, जब अपना साइज और वेट मसल्स बढ़ा लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं आपके सामने वो देख लीजिए। मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स हाइपरट्रॉफी, नन ऑफ दीज। तो इन दोनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन इसका सही है वो है मसल्स हाइपरट्रॉफी। अब ये मसल्स हाइपरट्रॉफी होता क्या है? देखिए मसल्स हाइपरट्रॉफी इसमें फाइबर्स, नंबर ऑफ फाइबर्स तो मसल्स में सेम रहते हैं, लेकिन मसल्स के भीतर कुछ प्रोटीन बढ़ जाते हैं, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन, जिसकी वजह से हमारी मसल्स थोड़ी ज़्यादा भारी और ज़्यादा ताकत जनरेट करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमारे सेकंड क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो है मसल्स हाइपरट्रॉफी। नाउ मूव ऑन 8th क्वेश्चन। डैश इन द इंजरी ऑफ द लीगामेंट्स, और आपके ऑप्शन है स्ट्रेन, नेक्स्ट है स्प्रेन और थर्ड है लेसरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है इसमें हमारा जो आंसर है वो सेकंड नंबर का आंसर है स्प्रेन। चूँकि हम लोग जानते हैं कि स्प्रेन लीगामेंट रिलेटेड इंजरी है और लीगामेंट हमारी जॉइंट्स को सेफ रखते हैं, उन्हें कनेक्टेड रखते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम, एक्सटेंशन के टाइम वो हेल्प करते हैं। तो बस ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से ये इंजरी हो जाती है। और स्ट्रेन के बारे में हमें मालूम है कि ये टेंडन रिलेटेड इंजरी है जो कि बोन्स और मसल्स को आपस में कनेक्टेड रखता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वो है स्प्रेन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट रेस्ट। आप आंसर क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन हैं आपके, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जितना वो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और वाइटल कैपेसिटी है कि गहरी सांस के बाद अधिकतम वायु जब हम छोड़ते हैं तो उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? डैश इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट रेस्ट। तो जैसे कि हमने तीनों टर्म जाने तो उससे हमें साफ पता लग जाता है कि टाइडल वॉल्यूम जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय। जी, वाइटल कैपेसिटी क्या है ये अभी हमने देखा कि सांस को भीतर लेने और छोड़ने अधिकतम जो उसका वॉल्यूम है उसको नापने का ये यंत्र पूछ रहा है कि वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय। तो
ऑप्शन में है डायनमोमीटर, सेकंड स्पायरोमीटर और थर्ड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से ही आपकी ये कैपेसिटी चेक की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मसल्स कंट्रीब्यूट टू अबाउट डैश ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि मसल्स जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे शरीर के टोटल वेट में। तो ऑप्शन है आपके 55%, नेक्स्ट इज 65%, नेक्स्ट इज 45%। गैस इजी है, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए सभी को। वैसे इसका जो आंसर है वो 45% है, यानी हमारे बॉडी वेट का 45% जो वेट है वो मसल्स का वेट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन डैश फ्रैक्चर, in dash fracture the bone may develop crack and bend without breaking completely, यानी कि कोई क्रैक तो हो सकता है बोन में और बिना टूटे वो बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है। तो वो किस तरह का फ्रैक्चर है? तो इन डैश फ्रैक्चर, तो आपके जो ऑप्शन है वो है ग्रीन स्टिक, और दूसरा है इम्पैक्टेड, और थर्ड है नन ऑफ दीज। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, क्योंकि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मुलायम हड्डियों में होता है जो कि बच्चों में पाई जाती है, यानी कि ये फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में होता है। ये हड्डियां बेंड हो जाती हैं बिना क्रैक के भी, तो इसलिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसका सही आंसर है। नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड, ये गलत है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। द वर्ड शब्द से मेरा मतलब है, द वर्ड फर्स्ट एड was used by St. John Ambulance Association of dash in 1879 for first time, यानी कि जो फर्स्ट एड जो हमारा वर्ड है, जो शब्द है, उसे एक संस्था ने पहली बार यूज़ किया, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। सन भी बताया है 1879, और आपके ऑप्शन हैं इन अमेरिका, स्वीडन और इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1879 में इस संस्था ने पहली बार फर्स्ट एड शब्द का यूज किया था, जो आज तक चलन में है और उपयुक्त है, उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन डैश फ्रैक्चर, यानी कौन सा फ्रैक्चर, किस फ्रैक्चर में ए बोन इज ब्रोकन एट मोर देन वन प्लेस, एक जगह से ज्यादा में कहां से बोन टूट जाती है, उसे हम कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं? तो जिस फ्रैक्चर में बोन एक से ज़्यादा जगह से टूट जाती है उसे कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर बोला जाता है, याद रखिएगा, उसे कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। तो आपका जो आंसर है वो आंसर हो गया पहला, फर्स्ट ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन माइस मेथड ई स्टैंड्स फॉर डैश। देखिए ये जो मेथड्स हैं इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज, नेक्स्ट एलिवेशन, नेक्स्ट बोथ। देखिए ये जो माइस मेथड आपको मालूम है, सॉफ्ट टिश्यूज की जो इंजरीज हैं उनमें यूज़ किया जाता है। प्राइस और उसके बाद माइस, ये दो मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और माइस मेथड में ई बिलोंग्स टू एक्सरसाइज, क्योंकि मसल्स जब तक उस काबिल हो चुकी, इंजरी तब तक उस काबिल हो चुकी होती है कि अब उसे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ वापस दिलाई जाए। तो इन माइस मेथड ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मार्क्ड बाय रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। जी हाँ, डैश इज मार्क्ड बाय रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। इसके ऑप्शंस हैं लेट चाइल्डहुड, नेक्स्ट मिडिल चाइल्डहुड, नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका जो आपका आंसर आएगा कि जिसमें मोटर डेवलपमेंट जो है बहुत रैपिडली, तेजी से होती है, तो आपका जो आंसर है वो अर्ली चाइल्डहुड है। यानी कि आप जब शैशवा अवस्था में रहते हैं, यानी कि आप इन्फेंसी एज क्रॉस करते हैं, तो बड़ी तेजी से आपके भीतर जो है, आप अपने आसपास घर में बच्चों को, गली में किसी छोटे बच्चे को याद कीजिए, तो आप नोटिस करेंगे वो कितना फ्रीली मूव करता है घर में, रूम में भी, कभी सोफे पे, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ये, कभी वो। तो उसके भीतर जो रैपिडली डेवलपमेंट होता है मोटर स्किल्स का,
तो वो अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस स्टेज हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप्स, यानी कि डेवलपमेंट की किस स्टेज में हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होता है। आपके ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, नेक्स्ट मिडिल चाइल्डहुड, नेक्स्ट लेट चाइल्डहुड। तो इसका कॉम्बिनेशन है, इसका जो आंसर है वो है बी, मिडिल चाइल्डहुड। अब देखेंगे जब बच्चा 8 तक आ जाता है, 9 तक आ जाता है, तो उसका ये जो कोऑर्डिनेशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप खेल के ग्राउंड में उसे देखिए, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को, किसी भी एक्शन का रिप्लाई वो बहुत अच्छे से जल्दी से परफेक्टली करने लग जाता है। तो इसका आंसर है आपका मिडिल चाइल्डहुड। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। दे शुड टेक पार्ट इन मीडियम एंड हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज एटलीस्ट फॉर 60 मिनट डेली। अब वो कौन है जिन्हें 60 मिनट डेली एक्सरसाइज में पार्ट लेना है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में पार्ट लेना है? आपके ऑप्शन है 3 to 11 ईयर्स ओल्ड, नेक्स्ट 0 to 2 ईयर्स ओल्ड, नेक्स्ट है 12 to 18 ईयर्स ओल्ड। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 to 11 ईयर्स ओल्ड। एज कैटेगरी के जो हैं वो, उनको एटलीस्ट 60 मिनट जो है हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए डेली। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रेकमेंडेड टू विगरस, ये आगे गलत प्रिंट हुआ है बेटा, एरोबिक एक्सरसाइजेज, एरोबिक एक्सरसाइज 2 to 5 hours in a week. Listen again. They recommended to vigorous aerobic exercise 2 to 5 hours in a week. और आपके ऑप्शन है 3 to 11 year old, 12 to 18 years old and next 19 to 40 years old। और आपका जो इसका सही आंसर है वो है 19 to 40 years old को विगरस एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए 2 से 5 घंटा एक वीक में। साप्ताहिक 2 से 5 घंटा उन्हें करना चाहिए। उनके लिए ये रेकमेंडेड, ये एक रेकमेंडेशन है अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी, अकॉर्डिंग टू WHO, फिजिकल इनएक्टिविटी इज द ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क इन द एज ऑफ डैश। यानी कि WHO ने ये कहा है कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए कि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक बात है। अब वो एज ग्रुप कौन सा है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। 65 ईयर्स एंड अबव, 41 to 65 ईयर्स, 19 to 40 ईयर्स। और इसका जो आंसर है वो है आंसर 65 अबोव, 65 एंड अबोव। इन्हें ये सलाह दी जाती है WHO की तरफ से कि उन्हें एक्टिव रहना ही है, अदरवाइज आपके हेल्थ को बहुत खतरा है। नेक्स्ट, गोमुखासना इज रिकमेंडेड आसना फॉर क्योरिंग, यानी कि गोमुखासन रेकमेंड किया जाता है किस चीज़ को क्योर करने के लिए, किस चीज़ को ठीक करने के लिए। और इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं नॉक नीज, फ्लैट फीट और राउंड शोल्डर्स। देखिए ये पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ हैं और इनमें गोमुखासन आपको हेल्प करता है। नॉक नीज में, नॉक नीज में गोमुखासन आपको हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है नॉक नीज, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड जंपिंग ऑन टोज रिकमेंडेड फॉर, यानी कि अपने पंजों के ऊपर उछलना, चलना, खड़े रहना किस पोस्चरल डिफॉर्मिटी के लिए रेकमेंड किया गया है। ऑप्शन है नॉक नीज, देन फ्लैट फीट, देन बो लेग्स। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आंसर नंबर 2, फ्लैट फीट। जिनके फ्लैट फीट हैं उन्हें अक्सर टोज के ऊपर काम करने के लिए बोला जाता है। तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज ए पोस्चरल डिफेक्ट इन विच द अलाइनमेंट ऑफ ईयर्स एंड शोल्डर्स इज नॉट प्रॉपर, यानी कि वो कौन सा पोस्चरल डिफेक्ट है जिसमें हमारा अलाइनमेंट शोल्डर्स का जो है गड़बड़ा जाता है।
तो आपके ऑप्शन है लॉर्डोसिस, मिस्टेक है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेक कीजिएगा। लॉर्डोसिस, ऑप्शन नंबर 2 काइफोसिस, देन राउंड शोल्डर्स। तो आपका सही आंसर है राउंड शोल्डर्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही आंसर है। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रासना इज वेरी यूजफुल इन कोरेक्टिंग। किसे ठीक करने में चक्रासना काफी मददगार है, काफी हेल्पफुल है, काफी कारगर है? आपके ऑप्शन है स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस। और आपका जो सही आंसर है वो है काइफोसिस। काइफोसिस को बेटा कमर वाला कुबड़ कहते हैं। आपने देखा होगा कमर किसी का एक हम्प, एक कुबड़ निकल जाता है पीठ पे किसी की, तो उस कुबड़ को ठीक करने में काफी मदद करता है चक्रासना। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा काइफोसिस नंबर 3। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move on next question. Flexion, extension, rotation and sideward flexion of spin are correct measure for, listen carefully, flexion, extension, rotation and sideward flexion of spin are correct measure for option 1 kyphosis, option 2 scoliosis, option 3 lordosis। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है स्कोलियोसिस। जैसा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्कोलियोसिस में आपकी जो स्पाइनल है वो सी और एस की शेप में मल्टी कर्व ले जाती है, जिसकी वजह से ये सभी एक्टिविटीज़ जो ऊपर बताई गई हैं स्कोलियोसिस के लिए उपयुक्त हैं। तो इसका आंसर स्कोलियोसिस है। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन वुमन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक। पहली महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया भारत की तरफ से, उसका नाम बताना है। और आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 मैरी डिसूजा, नंबर 2 पीटी उषा, नंबर 3 मल्लेश्वरी। आपका सही उत्तर है मैरी डिसूजा। मैरी डिसूजा 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, याद रखिएगा इसी ओलंपिक में हमें पहला इंडिविजुअल मेडल भी मिला था। मिस्टर के.डी. जाधव रेसलिंग में ब्रॉन्ज लिया था उन्होंने, ठीक है। तो 1952 में ही पहली महिला भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली मैरी डिसूजा थी। हालांकि इनके साथ एक और थी, दास सरनेम था उनका, दास करके, लेकिन चूंकि दास का ऑप्शन नहीं है तो हम मैरी डिसूजा को ही राइट बोलेंगे। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक 100 मीटर्स की रेस में ये गए थे। और इनके लिए, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि ये सिर्फ एथलीट ही नहीं थे, यानी कि रनर ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने भारत की ओर से फील्ड हॉकी भी खेली है। तो मैरी डिसूजा को याद रखिएगा फर्स्ट वुमन के रूप में जिन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 27 नंबर। फर्स्ट इंडियन वुमन ओलंपिक मेडल विनर, यानी कि भारत की वो पहली महिला बताइए जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता। और आपके ऑप्शंस हैं मैरी डिसूजा, पीटी उषा एंड मल्लेश्वरी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। ये आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोगों को आने चाहिए। इनका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। ये हमारी वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया था। तो ये फर्स्ट वुमन है भारत के किसी भी इवेंट में मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन वुमन हु जॉइन IOC। पहली महिला जिन्होंने IOC को ज्वाइन किया। IOC आपको पता होना चाहिए इसका फुल मीनिंग, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, नेक्स्ट नीता अंबानी, नेक्स्ट इंदिरा नुई। तो गैस कीजिए ज़रा, बताएं क्या है। और आंसर इसका जो सही है वो है नीता अंबानी, जो अभी करंट में IOC की मेंबर हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन हु वॉन एनी मेडल इन एशियन गेम्स। नाउ ओलंपिक का हमने देखा, अब हम एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं कि वो प्रथम महिला कौन थी भारत की जिसने एशियन गेम्स में कोई भी मेडल जीता। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 कमलजीत संधू, नंबर 2 मल्लेश्वरी, नंबर 3 पीटी उषा। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ने 1970 में बैंकॉक में जो
एशियन गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल लिया था 400 मीटर में। देखिए 400 मीटर बड़ा रिलेट करता है इंडिया से। भारत के जितने भी नामी ग्रामी एथलीट हुए हैं सभी 400 मीटर ही भागते थे। अभी आपने कवलजीत संधू का देखा, इसके अलावा रंधावा जी थे, उसके अलावा हमारे मिल्खा सिंह जी थे, पीटी उषा जी थी। जितने भी एथलीट गए हैं उनका 400 मीटर से खास रिलेशन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो पहली महिला जिसने एशियन गेम्स में कोई भी मेडल जीता वो कवलजीत संधू हैं। उन्होंने 1970 बैंकॉक में गोल्ड मेडल अचीव किया था 400 मीटर्स में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट अचीवमेंट इन ओलंपिक बाय एन इंडियन वुमन। किसी भी भारतीय महिला का हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है ओलंपिक्स में? तो आपके ऑप्शन हैं पीवी सिंधु विद सिल्वर मेडल, मल्लेश्वरी विद ब्रॉन्ज मेडल, साक्षी मलिक विद गोल्ड। सबसे इजी है, बताइए क्या है? गैस कीजिए, गैस कीजिए जी। इसका सही आंसर है पीवी सिंधु, क्योंकि हम जानते हैं साक्षी मलिक ने गोल्ड नहीं जीता था, पिछले रियो में वो ब्रॉन्ज पे रह गई थी। और मल्लेश्वरी तो 2000 में हमने जैसे अभी ऊपर बताया कि ब्रॉन्ज जीता था वेट लिफ्टिंग में, सिडनी ओलंपिक 2000। और पीवी सिंधु रियो ओलंपिक जो लास्ट हमारा हुआ है उसमें रियो द जेनेरियो, वहाँ पे इन्होंने फाइनलिस्ट रही है सिंगल्स की। बैडमिंटन प्लेयर हैं, आप सभी को मालूम होगा। और जर्मनी की स्पेन, आई एम कंफ्यूज, कैरोलिना नाम था, कैरोलिना से फाइनल इन्होंने लूज़ किया है। और जो है पीवी सिंधु हमारी हाईएस्ट अचीवर हैं इन वुमेन सेक्शन इन ओलंपिक, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। तो इसी के साथ आज का ये हमारी एक कोशिश कंप्लीट करते हैं। आप भी इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड में 100 मार्क्स लेने के लिए आगे बढ़ें। और जो नौकरियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए डीएसएसबी वगैरह या हरियाणा बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। कॉमन लगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन गारंटी यू आपके बहुत सारे आंसर मैच नहीं करेंगे। सो अपने आप को जज कीजिए। हम इस सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।